गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोलपाथ पे स्वागत है। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो किसी तरह मैनेज करके इस जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखे, जो कि आपकी इसमें जो आपका ये एमपी सेट होने वाला है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने किसी तरह मैनेज करके इसको मैं आपके सामने क्वेश्चन पहुँचाना मेरा एम है। क्वालिटी पर ध्यान मत दीजिएगा, सब कुछ क्लियर होगा और किसी तरह से मैनेज करके मैं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पोलपाथ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी पीडीएफ जो है एमपीसीएस से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं वो हमारे जो टेलीग्राम है उस पर हम अपलोड कर देंगे, तो वो आप वहाँ से इनको अवेल कर लेंगे लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। अभी वीडियो देखिए और चीज़ों को समझते हुए देख चलेंगे, इसलिए मैं तुरंत पीडीएफ नहीं अपलोड करती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है वीडियो नहीं देखते हैं और चीज़ें आधी समझते हैं। पीडीएफ में क्या जो लिखा है वही समझेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके आसपास की वो आप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं अभी वीडियो टेलीग्राम पे पीडीएफ कम डाल रही हूँ, और 2-4 दिन में अब मैं डालना शुरू कर दूँगी। जो 2-2 4-4 दिन के हो गए हैं उनको मैं अब अपलोड करना वहाँ पे शुरू करूँगी। फिर ये दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको, उनके आप नोट्स बना लेंगे। आपके अपने नोट्स ही लास्ट टाइम में रिवीजन में सबसे अच्छे होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में जल्दी से रिवाइज करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी लिस्ट लगी हुई है, ख़ासतौर पर जो डेली प्रैक्टिस लिस्ट है, मैराथन लिस्ट है, उसको आप पक्का जो है सुनिए, और उससे व्याख्या पर भी उतना ही ध्यान दीजिएगा जितना कि वहाँ पर रिटन मटेरियल है। उसके अलावा व्याख्या पर भी उतना ही ध्यान देंगे आप, और वहाँ से भी अपने नोट्स बना लीजिए जो भी आपके लिए नया लगे। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10 PM जो है एक टेस्ट होता है, रात में लाइव टेस्ट होता है, उसमें आप सभी आइए। बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम देखते हैं, और क्वेश्चंस की अब जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ बढ़ाएंगे हम। अभी तक 40-50 के आसपास देख रहे थे, आगे ये नंबर और बढ़ेंगे। तो 10 PM आप सभी आकर के ज्वाइन करें, और बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर मैं रखती हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत हो तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। स्क्रीन जूम करेंगे तो क्वेश्चन आपको पढ़ने में आ जाएगा, यदि कोई दिक्कत हो। वैसे क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेबाइन व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी। तो फैक्चुअल, कैजुअल नहीं, काजल है, ठीक है। फैक्चुअल, काजल, क्रिटिकल एंड वैल्यूएशनल, तथ्यात्मक, कारणात्मक, आलोचनात्मक और मूल्यांकनात्मक। तो जो यहाँ पूछ रहा है कि सेबाइन के अनुसार निम्नांकित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल। जबकि तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यांकनात्मक ये जो है तीनों सही हैं इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूचियां हैं जहां एक में राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, दूसरे में विचारक दिए गए हैं। तो यहाँ पर तार्किक प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित है? ये जो मॉरिस सिल्स हैं, यानी कि मॉरिस स्लिक हैं, यानी यहाँ पर हम फोर्थ कर लेंगे, इनसे हैं। जो संदर्भवाद है ये किससे संबंधित है? पीटर विंच से संबंधित है, यहाँ हम थर्ड करेंगे। और जो शब्द आधारित चिंतन है ये किससे संबंधित है? तो ये राजीव भार्गव से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेंगे। और जो ज्ञान का समाजशास्त्र है ये किससे? कार्ल मेनहाइम से संबंधित है, तो यहाँ पर हम सेकंड कर लेंगे। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और इनको जो है आप एक जगह लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप एक जगह ये जो सिद्धांत हैं और विचारक हैं, कथन हैं, और क्या है कि ये जो बुक्स हैं, इनको जो है एक एक जगह कलेक्टिव फॉर्म में लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर पाएँ। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लियो स्ट्रॉस द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज, कौन कौन सी हैं? इतिहासवाद। लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीति सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण क्या है? इतिहासवाद है।
विचारधारा है, राजनीति का नया विज्ञान है या वैज्ञानिक शब्दावली है। तो लियो स्ट्रॉस के अनुसार जो है ये राजनीति का नया विज्ञान, ये जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण है। जबकि जो इतिहासवाद है ये डेविड ईस्टन ये इनको मानते हैं कि इतिहासवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण है। तो ये ईस्टन के द्वारा माना जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईस्टन का, ये कई जगह देखने को मिला है, तो इसको आप कर लीजिए। इतिहास जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के प्रमुख कारण हैं, इसमें 3-4 जो विचारक हैं ये प्रमुख हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख करके तब जाएंगे पेपर में। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न लिबरलिज्म। आधुनिक उदारवाद से संबंधित कौन नहीं है जो नीचे दिए गए हैं। तो क्या है, अदृश्य हाथ है, कल्याणकारी राज्य है और केंद्रवाद है और सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर भी जो है अदृश्य हाथ, जो अदृश्य हाथ है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इनविजिबल हैंड, ये आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर। जबकि और जो है केंद्रवाद, कल्याणकारी राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, ये सभी क्या हैं, उदारवाद से संबंधित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद द्वारा वर्णित साम्यवाद की निम्नांकित विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या है कि निजी संपत्ति, पहला ऑप्शन है आपके, निजी संपत्ति एवं मानवीय विच्छिन्नता का उन्मूलन, राज्य का मुरझा जाना और प्रत्येक का मुक्त विकास सबके मुक्त विकास की पूर्व शर्त है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं मार्क्सवाद द्वारा वर्णित किए गए हैं। तो इनमें कौन सी विशेषता जो मार्क्सवाद की हैं, कौन सी नहीं है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। केवल ए एवं बी है, या केवल बी और सी है, या केवल बी है, या ए बी सी सभी हैं। तो यहाँ पर जो है सभी हैं मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इनके द्वारा कौन सी विशेषताएं वर्णित की गई हैं, तो ये तीनों ही मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग सही विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी सी सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज़ डिस्क्राइब जस्टिस एज रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म। किसने किया है, किसने न्याय को संसाधन समतावाद के रूप में वर्णित किया गया है। किसने किया है, कार्ल मार्क्स ने किया है, रॉबर्ट नोजिक ने किया है, आर डोरकिन ने किया है, या जॉन रॉल्स ने किया है। तो ये जो है संसाधन समतावाद के रूप में न्याय को किसने जो है वर्णित किया है, किसने एक्सप्लेन किया है, तो ये करने वाले हैं रोनाल्ड डॉर्किन। ये ऑप्शन जो है 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और न्याय की बात चल गई है तो आप ये भी समझ लीजिए कि जॉन लॉस ने न्याय का सिद्धांत दिया है, और जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस ये भी इनका एक सिद्धांत है, और न्याय की उचितता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। जॉन लॉस की पुस्तक की अगर हम बात करें तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी जो है पुस्तक है, और इसी में जो है इन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। जबकि जो रॉबर्ट नोजिक हैं ये इन्होंने इनके जो ये न्याय का सिद्धांत है इसका आलोचना की है। कौन सी बुक में की है, द अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है, और उसी में इन्होंने इनके न्याय के सिद्धांत की जो है आलोचना की है रॉबर्ट नोजिक ने। और इन्होंने वहाँ पर अपना क्या है, न्याय के अधिकारिता का सिद्धांत दिया है। हकदारी का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। हमने इसको पहले भी आपको बता रखा है, अभी 2 दिन पहले, कल ही बताया है शायद। और ये 1974 में आती है, इनकी पुस्तक 1974 में आती है। और ये कब आती है, ये आती है 1971 में आती है, यानी कि 3 साल बाद आ जाती है इसकी। और क्या होता है कि इसमें जो है आलोचना होती है किसके, जॉन रॉल्स के सिद्धांत की। रॉबर्ट नोजिक आलोचना करते हैं अपने, इन्होंने न्याय का अधिकारिता का या हकदारी का सिद्धांत दिया है और रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की है। रॉल्स की बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इनकी बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है। आप लिख लेंगे इसको। कार्ल मार्क्स साम्यवाद से संबंधित है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, और ये कब आती है, 1848 में आती। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप।
और ये 1848 में आती है। तो इन सब की जो है डेट भी इम्पॉर्टेंट है सभी की। चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माओ से तुंग के अनुसार क्रांति के बाद साम्यवाद तक का क्या सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, नया जनवाद, जनपुंज दिशा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सर्वहारा का सर्वतोमुखी अधिनायकत्व। तो इनके अनुसार क्रांति के बाद साम्यवाद तक का क्या सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम का भाग नहीं है। क्रांति के बाद यदि साम्यवाद तक पहुंचने का जो प्रोसेस है तो उसमें जो है क्या भाग नहीं है, तो उसमें जो है ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये इनका भाग नहीं है, यानी कि इनके जो साम्यवाद तक पहुंचने का एक प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच टर्मिनोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू प्लेटो। तो निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंधित नहीं है। भीतरी आंखें, उदात्त झूठ, चतुष्कोणीकरण, गुफा, दृष्टांत। तो यहाँ पर जो है चतुष्कोणीकरण यानी कि ये जो ऑप्शन 2 है यही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है, किससे संबंधित, प्लेटो से संबंधित कौन सा नहीं है। क्योंकि ये जो चतुष्कोणीकरण है ये अरस्तु से संबंधित है। किससे संबंधित है, अरस्तु से, ये अरस्तु से संबंधित है। बाकी जो इनवर्ड आइज, नोबल लाई एंड केओ एलिगरी ये सारी जो है किससे, प्लेटो से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता के आधार का सही समूह है। क्या सही समूह है। मूल निवास, भूसंपत्ति एवं कानून, आयु, अवकाश एवं धर्म, प्रजाति, धर्म एवं लिंग, अवकाश, भूसंपत्ति एवं लिंग। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 है यही राइट हो जाएगा, अवकाश, भूसंपत्ति एवं लिंग। तो इनका जो है ये अगर हम अरस्तु की बात करें तो ये बताते हैं कि नागरिक वो है जो न्याय में भागीदारी ले, और इन्होंने भूसंपत्ति यानी कि अवकाश, भूसंपत्ति और लिंग इसके जो है ये इनका सही है। काफ़ी सारी विशेषताएं बताई हैं, नागरिकता के आधार जो हैं बताएं, पर ये 3 जो हैं यहाँ पर दिए हुए ये सही जोड़ा है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे महिला को नहीं दिया है, नागरिकता का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है, तो लिंग आ जाएगा। भूसंपत्ति उसमें दासों को नहीं दिया है, जो मतलब जिनके पास संपत्ति होगी उनको दिया है, और जो न्याय में भागीदारी लेंगे उनको दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस अकॉर्डिंग 4 पे आपका 4th ऑप्शन सही है। ये बताते हैं किसको किसको निकालते हैं, छोटे बच्चों को निकालते हैं नागरिकता जो है इनके अनुसार, ये नागरिकता से किसको बाहर रखते हैं, छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, और दास को, महिलाओं को, जो बूढ़े व्यक्ति होंगे, जो विदेशी होंगे, और जो मताधिकार से वंचित लोग हैं उनको भी, इतने लोगों को इन्होंने नागरिकता से बाहर रखा है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि किस किस आधार पे, जो दूसरे आधार हैं कौन से बताएं कि जन्म स्थान, निवास स्थान, कानून के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जन्म स्थान जैसे कि मूल निवास, कानून, इन सब के आधार पर क्या है कि नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, ये आधार नहीं है नागरिकता प्राप्त करने का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 सही हो रहा है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लिख लेंगे यदि आपके नॉलेज में अभी तक नहीं है तो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ फोर्स्ड फ्रीडम। जो बाध्यकारी स्वतंत्रता है ये विचार का समर्थन कौन करता है। रूसो करते हैं, लॉक करते हैं, मैकियावली, J.S. मिल। कौन करता है, तो ये जो है करने वाले रूसो महोदय हैं। रूसो ने क्या है, जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, और सामान्य इच्छा क्या है, एक ऐसी इच्छा है जिसमें समाज का कल्याण हो, और इस इच्छा के द्वारा ही पूरा समाज जो है शासित होगा। रूसो कहते हैं कि तात्विक इच्छा ही जो है स्वतंत्रता है व्यक्ति के लिए। तात्विक इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना ही, जो काम करते हैं व्यक्ति वही स्वतंत्र हैं, और जो इस अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं उनको बाध्य किया जाए स्वतंत्र होने के लिए। आप ये काफ़ी उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है, मैंने रूसो के जो एक लेक्चर दिया था उसमें ये अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पर आप शॉर्ट में समझिए कि तात्विक इच्छा के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना काम करते हैं वही स्वतंत्र हैं। यदि कोई तात्विक इच्छा के अंतर्गत
काम नहीं कर रहा है तो उसको फोर्स किया जाए कि वो तात्विक इच्छा के अनुसार काम करे और स्वतंत्र हो। तो ये इनका जो है फ्रीडम ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स टू फ्रीडम, ये इनका सिद्धांत है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे अच्छे से, कि जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है यानी कि शराब पी रहा है, तो वो क्या करना, अब वो अपनी जो है ये तात्विक इच्छा के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या है कि उसको फोर्स करो, उसको फोर्स किया जाए कि वो शराब को छोड़े और अपनी तात्विक इच्छा के अंतर्गत जो है कार्य करे। तो ये जब उसको ऐसे फोर्स किया जाए कि शराब छोड़ो और उसको जो है शराब पीने से मना किया जाएगा, वो शराब छोड़ देगा, तो ही वो रियलिटी में स्वतंत्र है। ये इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी उलझा हुआ है, और आप इसको बस इतने से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो यथार्थ की इच्छा होती है, एक दो इच्छा बताया इन्होंने, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा। तो जो यथार्थ की इच्छा होती है वो भौतिक इच्छा होती है, बाह्य इच्छा होती है, स्वार्थ की इच्छा होती है, यानी कि स्वार्थ से जो है रिलेटेड होती है, स्वार्थ से संचालित होती है। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस है। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लॉक की पुस्तक क्या है? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। जे.एस. मिल की पुस्तक क्या है? जे.एस. मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी है। मैकियावली ने राज शब्द का आधुनिक जो है राजनीति में राज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले मैकियावली करते हैं, ठीक है, और इनको आधुनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। लॉक को उदारवाद का जनक बोला जाता है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। इन्होंने स्वपरक और स्वतंत्रता के कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा है, स्वपरक और अन्य परक। स्वपरक कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्य परक कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए 1 आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं। समकालीन विचारकों के किस समूह ने अपने विमर्श में जॉन लॉक की अनुबंध मूलक पद्धति का अनुकरण किया है? तो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से जो विचारक हैं इन्होंने जॉन लॉक की अनुबंध मूलक पद्धति, जॉन लॉक की, ये भी आप याद रखेंगे, अनुबंध मूलक पद्धति किसकी? जॉन लॉक की। इसका अनुकरण किसने किसने किया है? रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स ने किया है, या मिल्टन फ्रीडमैन, आइजैक बर्लिन ने किया है, या जॉन रॉल्स, F.A. हेक ने किया है, या रॉबर्ट नॉजिक, हर्बर्ट मार्क्यूजे ने किया है। तो यहाँ पर आपको जो भी उठाना है पेयर में उठाना है। तो ये किसने किया है ये आपको बताना है, यहाँ पर सही ऑप्शन देना है। तो ये जो है रॉबर्ट नॉजिक एंड जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रॉबर्ट नॉजिक एंड जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अनुबंध मूलक पद्धति किससे संबंधित है? जॉन लॉक से संबंधित है। इस पद्धति का अनुकरण किसने किया? तो रॉबर्ट नॉजिक एंड जॉन रॉल्स ने इसका अनुकरण किया है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, या मैकियावली का, या फिर अरस्तू का? तो ये जो है मैकियावली का है। ऑप्शन जो है 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कथन मैकियावली का है। और मैकियावली जो है ये यथार्थवादी हैं। इन्होंने जो है राजनीति को नैतिकता से स्वतंत्र किया था। और जो है ये साथ में इनको आलोचना की जाती है कि दोहरे मापदंड को इन्होंने अपनाया, यानी कि एक तरफ से तो कहते हैं कि जो है राजा जो है धर्म को नहीं समझेगा, नैतिकता को नहीं समझेगा, ये सब चीज़ें बताते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यदि प्रजा किसी चीज़ से सारे जब साधन फेल हो जाएं तो राजा को धर्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है व्यक्तियों को पंगु बना देता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये मतलब दोहरे चरित्र का व्यक्ति इनको बुलाते हैं जो आलोचक होते हैं। तो ये ऐसे इनकी आलोचना भी की जाती है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। द प्रिंस इनकी पुस्तक है। मैकियावली की पुस्तक की बात करें तो द प्रिंस इनकी पुस्तक है। और अरस्तू की पुस्तक है द पॉलिटिक्स, आपको पता ही है। और हॉब्स लिवायथन लिखी थी इन्होंने। कब लिखी थी इसकी डेट याद रखना है, 1651 या 1951 में लिखी गई थी। और सबसे मेन चीज़ है ये गोडाल्फिन को समर्पित है, ठीक है। गोडाल्फिन को ये समर्पित है बुक। और 1651 में लिखी गई थी। कहाँ पर लिखी गई थी? फ्रांस में। जब इनके देश में क्रांति के चक्कर में ये अपने देश से निकल जा कर के
मतलब शरण ली थी फ्रांस में, वहीं पर रुके थे। तो उसी समय में, उसी दौरान में इन्होंने ये बुक लिखी थी, गोडाल्फिन को समर्पित है। लॉक ने श्रम का सिद्धांत दिया है। श्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया है बोला है कि जो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें जब व्यक्ति अपना श्रम मिला करके कोई चीज़ का उत्पादन करता है तो वो वस्तु उसकी निजी हो जाती है और इसे किसी को भी जो है छीनने का अधिकार नहीं है। तो ये इन्होंने अपने श्रम के सिद्धांत में दिया है। किसने? लॉक ने दिया है। और मैकियावेली ने जो है व्याघ्र लोमड़ी नीति का जिक्र किया है। व्याघ्र लोमड़ी नीति क्या जिक्र किया है? व्याघ्र की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। किसको? राजा को। ऐसा इन्होंने बताया है। किसमें बताया? द प्रिंस में बताया है, इसमें मैकियावेली ने। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैं उम्मीद करती हूँ सब आ रहा होगा। यदि जो कुछ भी नया आपको मिलता है उसे नोट डाउन पक्का कीजिए, और लास्ट टाइम में जो आप ध्यान से पढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं, वो याद भी रहता है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। जो भी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, स्टेटमेंट हो गए, बुक्स के नेम हो गए, डेट हो गई, ये सब आप एक जगह अलग लिखेंगे, सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि जो एक टॉपिक को एक जगह, जैसे बुक्स एक जगह लिख ली और कथन एक जगह लिख लिए, इनको बार बार रिवीजन में लेते रहना है। हर दिन रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार करना है। सब कॉन्शियस माइंड में आपके ये चले जाएंगे। यही तरीका है याद करने का, और कोई तरीका नहीं है। जो चीज़ें जिनका जो नाम है वो है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही देना है। अगला कथन क्या है? क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन पे आपको देखना है क्या कह रहे हैं ये। जे.एस. मिल लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल की पैरवी करते हैं। जे.एस. मिल की बात हो रही है, विकासात्मक मॉडल की पैरवी करते हैं। और दूसरा है, जे.एस. मिल महिला मताधिकार के समर्थक हैं किंतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो जे.एस. मिल हैं ये महिला मताधिकार का इन्होंने समर्थन किया है और महिला के अधिकारों के लिए काफ़ी इन्होंने आवाज़ें अपनी बुलंद की थी उस समय। लेकिन जो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, ये इसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि जो जितना शिक्षित है उसको उसी तरह जो है वोट देने का हक होना चाहिए। यानी कि जो ज़्यादा शिक्षित है उसके वोट ज़्यादा होने चाहिए, जो कम शिक्षित है उसे कम वोट करने का अधिकार हो। ठीक है, इन्होंने बोला है, किसने? मिल ने, कि वोटों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। वोटों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने गुणित मतदान का जो है अपना बात की है। यानी कि एक से ज़्यादा मतदान की, जो जितना ज़्यादा पढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा वोट करेगा। तो ये सारी बातें हो गई जे.एस. मिल से। और जे.एस. मिल लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल की पैरवी करते हैं। तो यस, ये भी सही है। ये जो जे.एस. मिल और रूसो को मैकफर्सन ने विकासात्मक इसमें रखा है। जो विकासात्मक मॉडल है ये मैकफर्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और रूसो एवं मिल के विचारों को, या रूसो एवं मिल को जो है इस श्रेणी में रखा है विकासात्मक मॉडल में। तो यस, ये दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो ए एवं बी दोनों सही हैं। ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म जनता की अफीम है कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में इस कथन का उल्लेख किया गया है? थीसिस ऑन फायरबाख, या द जर्मन आइडियोलॉजी, या फिर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, या एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। किस में दिया गया है? तो जो ये 4th है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सारी ही पुस्तकें जो हैं कार्ल मार्क्स की हैं। तो आप इनको एक जगह नोट डाउन करेंगे, कार्ल मार्क्स के नाम से, पुस्तक के नाम से एक जगह आप इनको नोट डाउन कीजिए। जितने भी वीडियोस जा रहे हैं यहाँ से आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो ये सारी जो है कार्ल मार्क्स की हैं। और जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये प्रूदो के द्वारा लिखी गई थी, और उसी के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इन्होंने ये लिखा। नेक्स्ट देखेंगे। ये यहाँ पर भी 2 आपके सेंटेंस हैं, देखना है क्या सही है क्या गलत है। हिंद स्वराज पश्चिम की सभ्यतामूलक आलोचना है।
बी है कि हिंद स्वराज हिंसक राष्ट्रवाद का एक प्रत्युत्तर है। क्या यहाँ पर सही है? क्या दोनों सही हैं या एक सही है या सिर्फ या फिर कोई भी सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस सही हैं। हिंद स्वराज पश्चिम की सभ्यतामूलक आलोचना है और हिंद स्वराज में क्या है, हिंसक राष्ट्रवाद का प्रत्युत्तर दिया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि पश्चिम की सभ्यतामूलक जो पश्चिम की सभ्यता है इसकी आलोचना भी की गई है और जो हिंसक राष्ट्रवाद है उसका भी इसमें जवाब दिया गया है। तो हिंद स्वराज इन दोनों से संबंधित है। यहाँ पर दोनों कथन सही है, ए एवं बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑलमन एंड पॉवेल द 3 ड्रॉबैक्स इन द ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डू नॉट इंक्लूड। आमन और पॉवेल के अनुसार परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की 3 कमियों में शामिल नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? संकीर्णता, विन्यासमूलक, इतिहासपरकता, औपचारिकता। कौन सी शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन 3 है, इतिहासपरकता। ये जो है शामिल नहीं है, जबकि संकीर्णता, विन्यासमूलक, औपचारिकता ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति की आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है क्योंकि यह यूरोप केंद्रित नहीं है। यह अंतर अनुशासनात्मक उपागम पर आधारित है। 2 सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, सही और गलत आपको इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पर जो ये है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है, तो यस, जो तुलनात्मक राजनीति है इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि पहले जो है सिर्फ यूरोप के जो राष्ट्र थे उन्हीं को ध्यान में रह करके सारी तुलना की जाती, यानी कि राजनीति जो उनकी शासन प्रणालियाँ थी, उनके जो स्ट्रक्चर था, उन सबको एक तुलनात्मक अध्ययन होता था। तो उसमें सिर्फ यूरोप की ही कंट्रीज होती थी। जो इधर ये लैटिन अमेरिका वगैरह हो गए, जो साउथ अफ्रीका हो गया, इधर का तो मतलब कोई देश लिया ही नहीं जाता था। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या थी कि सिर्फ यूरोप तक ही केंद्रित थी। और जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य है ये क्या करता है कि जो ये दक्षिण, ये हमारा एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया और क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीका हो गया, इन सभी को, लैटिन अमेरिका हो गया, इन सभी को लेकर के, यानी कि सभी राष्ट्रों को लेकर के, हर एक क्षेत्र के राष्ट्रों को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो यस, यहाँ ऑप्शन ये सही है कि ये यूरोप केंद्रित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है व्यापक हो चुका है। तो सिर्फ यूरोप तक ये सीमित नहीं है जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है। और दूसरा, यह अंतर अनुशासनात्मक उपागम पर आधारित है। तो यस, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों सही हैं तो ऑप्शन 3 यहाँ पे भी टिक कर देते हैं। चलिए देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन 2 मूल तत्वों की मात्रा के आधार पर आमंड एवं पावेल ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। आमंड एवं पावेल की बात हो रही है राजनीतिक व्यवस्थाओं की वर्गीकरण की। तो राज्य निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण, या संरचनात्मक विभेदीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण, या दोहनात्मक एवं नियामकीय सामर्थ्य, या हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण। कौन से 2 यहाँ पर व्यवस्थाओं, किन 2 आधारों पर जो है इन्होंने व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है? तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक विभेदीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण। तो ये जब मैंने आपकी मैराथन जो लिस्ट बनी हुई है उसमें इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर वो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपके क्लियर होते रहेंगे सारी चीज़ों के। तो कोई अगर दिक्कत है तो वो लिस्ट देख करके आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होने वाले हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 सही हो रहा है। अगला है क्या है कि संविधानवाद के मार्क्सवादी प्रतिरूप के रूप में सर्वहारा का अधिनायकत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? संविधानवाद के मार्क्सवादी प्रतिरूप के रूप में सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है। कौन सा नहीं है? सब लोगों का राज्य, राज्य का एक रूप, समाज की एक संक्रमणकालीन अवस्था, सर्वहारा वर्ग के लिए एक सचमुच की जनवादी सरकार। तो यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है? पहला नहीं है, सब लोगों का राज्य, यही जो है अधिनायकवाद नहीं है, सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे, लाट सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाट सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, महारानी या फिर लॉर्ड चांसलर या चांसलर ऑफ एक्सचेकर या लॉर्ड स्पीकर। देखो यहाँ पर क्या है कि जब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो सम्राट वहाँ का होता था, सम्राट या महारानी जो भी होती थी, वो जो है लॉर्ड चांसलर को एक नियुक्त कर देती थी और वो उसकी अध्यक्षता जो है करता रहता था। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 किया गया और इसके अनुसार अब जो है लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर का पद जो है इसकी व्यवस्था की गई है। तो कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान ही लॉर्ड सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता। अब ये निर्वाचित होने लगा है, तो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर लॉर्ड स्पीकर जो है सही हो जाएगा, स्पीकर ये सही हो जाएगा। तो ये क्या है, तो होता है ये निर्वाचित होता है, ठीक है, ये निर्वाचित होता है, पहले मनोनीत नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मनोनीत नहीं होता, ये निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। पहले क्या था, ये लॉर्ड चांसलर जो है सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, नियुक्त किया जाता है, यानी जो भी इस व्यक्ति की इच्छा हुई उसको नियुक्त कर दिया गया। तो ये पहले की बात थी। लेकिन अभी जो है लॉर्ड स्पीकर यानी कि स्पीकर जो है निर्वाचित होता है और यही अध्यक्षता करता है लॉर्ड सभा की। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड चांसलर और लॉर्ड स्पीकर में कंफ्यूज नहीं होता है। किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है सारा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लॉर्ड सभा क्या है, कॉमन सभा क्या है, आपको पता ही होगा। तो ब्रिटेन की संसद जो है सबसे प्राचीन है, इसको क्या बोलते हैं, संसद की जननी भी कहा जाता है, ठीक है, जो ब्रिटिश की संसद है। और यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, ठीक है। ब्रिटिश के संसद में कितने सदन हैं, 2 हैं। उच्च सदन लॉर्ड सभा है, तो ये लॉर्ड सभा क्या है, ये उच्च सदन है, ठीक है, ये उच्च सदन है। दूसरा क्या होता है, निम्न सदन होता है। लॉर्ड सभा को बेसिकली क्या है, यहाँ पर धनी होते हैं, धनी लोग होते हैं, धनी सदस्य होते हैं। इसको आप जो वंशानुगत भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपसे पूछ सकता है। वंशानुगत भी ये होती है, ठीक है। और इसे रूढ़वादी प्रवृत्ति का प्रतीक कहा जाता है। किसे, इस जो है ये लॉर्ड सभा है, इसको यहाँ पर सभी धनी होते हैं। और चलिए आगे देखेंगे, जो दूसरा निचला सदन है इसकी बात कर लेते हैं। निचले सदन को कॉमन सभा बोलते हैं, ठीक है, निचले सदन को कॉमन सभा जो है बोलते हैं। तो ये हो गई कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ आगे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश का मंत्रिमंडल एक अधिसंवैधानिक विकास है, अधिसंवैधानिक विकास की बात कर रहा है। तो पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या तीसरा है भारत, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो कौन सा है, यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आमंड एवं पावेल द्वारा उल्लिखित 4 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। कौन कौन से नहीं शामिल है, तो शुद्ध विज्ञान की खोज, अधिक व्यापक विशेष क्षेत्र की खोज, यथार्थवाद की खोज, सुनिश्चितता की खोज। तो इसमें जो है ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध विज्ञान की खोज, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। शुद्ध विज्ञान की खोज डेविड ईस्टन का जो व्यवहारवाद है उसमें शामिल है, और इसमें ये शामिल नहीं है। आमंड और पावेल जो के द्वारा 4 जो लक्ष्य हैं तुलनात्मक राजनीति के, इसमें ये पहला ऑप्शन शामिल नहीं है। आमंड और पावेल द्वारा क्या दिया जाता है, संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल इनके द्वारा जो है दिया जाता है, आमंड एवं पावेल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की मार्क्सवादी उपागम
की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, देखते हैं क्या नहीं है। अवधारणात्मक स्थिरता, ऐतिहासिक अवस्थित, संगठित पद्धति विज्ञान या स्थैतिकता की खोज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 है, यही जो है इनकी उपागम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है। पहला है शक्ति पृथक्करण, दूसरा है विधायिका की सर्वोच्चता, तीसरा है नागरिकों के लिए अधिकार पत्र, चौथा है उत्तरदायी सरकार। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, विधायिका की सर्वोच्चता। ये जो है संविधानवाद की विशेषता नहीं है, और बाकी शक्ति पृथक्करण, नागरिकों के लिए अधिकार पत्र, उत्तरदायी सरकार, ये सारी जो है संविधानवाद की विशेषताएं हैं। और ये जो विधायिका की सर्वोच्चता है, ये एक प्रकार से ब्रिटेन की विशेषता आप मान सकते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था की। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या संघात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। संघात्मक सरकार की बात हो रही है। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का शासन। तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं, तो क्या नहीं है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, कानून का शासन नहीं है। कानून का शासन जो है ये क्या है, ब्रिटेन के जो शासन व्यवस्था है वहाँ की विशेषता है, और ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक सरकार यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई है, और कानून का शासन वहाँ की विशेषता है। संघात्मक का नहीं, संघात्मक में शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने राज्य की पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में की है। प्लेटो ने की है, अरस्तू ने की है, कौटिल्य ने की है या हॉब्स ने की है। किसने किया है, तो समुदायों के समुदाय के रूप में राज्य की पहचान अरस्तू महोदय करते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो अगर बात आती है संघों का संघ कौन कहता है, तो ये बहुलवादी कहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। समुदायों का समुदाय अरस्तू के द्वारा कहा गया, संघों का संघ बहुलवादियों के द्वारा बोला गया है। ठीक है। प्लेटो जो है राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, बृहद रूप मानते हैं। अरस्तू क्या मानते हैं, राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं। ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक का जो है नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, काफ़ी फेमस है, और ये जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं। हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। इनकी बुक्स लिवायथन जो है, इसमें इन्होंने जो है अपने इस निरंकुश राज्य की निरंकुशता का विवेचन किया है। ये 1651 में लिखी जाती है, फ्रांस में लिखी जाती है, गोडाल्फिन को समर्पित है। लिवायथन जो है गोडाल्फिन को समर्पित है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, डेट इसकी पक्का याद रखेंगे, फ्रांस में लिखी जाती है। ठीक है। कौटिल्य के अन्य नामों की बात करें तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये जो हैं इनके अन्य नाम हैं, और इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है। ये सारी चीज़ें आप कौटिल्य के बारे में जान करके जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित में से क्या जॉन लॉक से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है, भेदमूलक विवेकशीलता, पितृसत्तात्मक पदसोपानीयता, या स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, या फिर मूल्य का श्रम सिद्धांत, कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो है ऑप्शन दूसरा, पितृसत्तात्मक पदसोपानीयता, ये जॉन लॉक से संबंधित नहीं है, बाकी के सभी जो है इनसे संबंधित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति पर्व में निर्धारित मंत्र परिषद की संख्या कितनी है। 8 है, 10 है, 33 है, 37 है। ऑप्शन यहाँ पर जो है 37 हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुल अगर हम बात करें शांति पर्व की बात करें तो ये जो है 12वां है, क्या है, 12वां अध्याय है। ठीक है। टोटल महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 हैं। ठीक है। कुल कितने हैं महाभारत में अध्याय, 18 हैं। दैवी और इस जो शांति पर्व है इसमें दैवी सिद्धांत का समर्थन मिलता है। ठीक है। दैवी राज्य उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, दैवी सिद्धांत का इसमें जो है समर्थन वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ठीक है। यहाँ शांति पर्व की बात हो रही है, सप्तांग सिद्धांत का भी इसमें जो है वर्णन मिलता है। ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। और महाभारत का जो है रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो वेद व्यास हैं। रामायण के कौन है, वाल्मीकि हैं, आपको
ये सारी चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैं एक ये कॉमन सी चीज़ें हैं तो उसको रिवीजन में ले रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हीगल के अनुसार राज्य नहीं है मानव चेतना का विराट रूप, या विश्व में विवेक की यात्रा, या सार्वभौम अहमवाद का अवतरण, या मनुष्य की स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। तो मानव के अनुसार राज्य नहीं है, सार्वभौम अहमवाद का अवतरण, यही नहीं है। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मानव जो है चेतना का विराट रूप है, मानते हैं ऐसा, और विश्व में विवेक की यात्रा, ये भी इनका जो है इनके अकॉर्डिंग सही है। और ये क्या है, मनुष्य की स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, राज्य को मानते हैं कि जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है, राज्य के अंदर ही मानते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सही हैं। ये कहते हैं कि राज्य के बाहर जो है मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मानते हैं, राज्य के बारे में सही है। जो सार्वभौम अहमवाद का अवतरण है ये नहीं सही है, बाकी सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? अंतोनियो ग्राम्सी ने, रॉबर्ट नोजिक ने, कार्ल मार्क्स ने, या माओ से तुंग ने? किसने इसको जो है दिया है? तो ये देने वाले हैं जैविक बुद्धिजीवी अंतोनियो ग्राम्सी से संबंधित है। और इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने कई बार हमने बताया है प्राधान्य का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आधार अधिसंरचना, ये सब सारी चीज़ें हमने बहुत बार बताई हैं, और यदि आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ बड़ी डिटेल में बताई गई हैं। अभी इस लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं करेंगे। और यदि आपको जानना है तो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, उसमें सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। तो यदि आपको लगता है ये टॉपिक जानना है तो जाइए और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक की हमने बात कर ही ली है इनकी, कि जी जो ये एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है, इसमें इन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत, हकदारी का सिद्धांत, एंटाइटलमेंट का आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। और ये एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 में आती है, उसमें जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। 1974 में क्या आती है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इनकी पुस्तक है, रट लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और उसी में जो है इन्होंने क्या किया है, इस बुक में इन्होंने रॉल्स की न्याय का इन्होंने आलोचना की है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, रॉल्स के न्याय की जो है इन्होंने आलोचना की है इस अपनी बुक में, और अपना सिद्धांत जो है दिया है। दूसरी बात अगर हम जाने कि कार्ल मार्क्स के बारे में देखें तो दास कैपिटल इनकी बुक का ध्यान रखना है आपको। 1848 में ये जो है प्रकाशन में आती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। माओ से तुंग जो है चीन के ये जो चीन है, इसमें ये क्रांति के ये जनक माने जाते हैं, राष्ट्रपिता वहाँ के समझे जाते हैं। 1949 में इनके द्वारा ही जो है चीन की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और ये जो है क्या कहते हैं कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा इनका फेमस कथन है। एंटोनियो ग्राम्सी की बात करें तो द मॉडर्न प्रिंस जो है इनकी बुक है एंटोनियो ग्राम्सी की, यहाँ पे लिख देते हैं द मॉडर्न प्रिंस इनकी पुस्तक है। तो द प्रिंस से मैच मत कर देना, द प्रिंस मैकियावेली की है, द मॉडर्न प्रिंस जो है किसकी है, एंटोनियो ग्राम्सी की है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप जो है मेंटेन रखेंगे, ठीक है। प्रिजन डायरी किसकी है, जयप्रकाश की है, लेकिन एक और है यहाँ पर, द प्रिजन नोटबुक। क्या है, द प्रिजन नोट बुक, ये भी इनकी एक पुस्तक है, द मॉडर्न प्रिंस एंड द प्रिजन नोटबुक। ये इनकी जो है दो पुस्तकें हैं, आप दोनों को याद में रखेंगे। और ये देखिए दोनों मिलती हैं, द प्रिजन नोटबुक जयप्रकाश की पुस्तक प्रिजन डायरी से मिलती है, मिक्स मत करना। और द मॉडर्न प्रिंस द प्रिंस से मिलती है मैकियावेली की पुस्तक से। तो इनको जो है सेग्रीगेटेड रखना है, ध्यान में रखना है, एक जगह लिख लो ताकि आप वहीं का वहीं कंपेयर करके इनको अलग कर सको, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन प्रतिरोध का सामना कर रहे
जैतापुर की प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय ऐसा चल रहा था वर्तमान समय में, तो ये जो है महाराष्ट्र में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व को किसने हिंदूवाद से विभेद किया है? हिंदुत्व को हिंदूवाद से विभेद करने वाले जो है व्यक्ति का नाम आपको बताना है। B.R. अम्बेडकर हैं, अरविंद घोष हैं, V.D. सावरकर हैं, M.N. रॉय हैं। तो हिंदुत्व को हिंदूवाद से जो है अलग करने वाले V.D. सावरकर हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर है। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। 1 मिनट रुकिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।